हेलो बच्चों। आज हम इस लेक्चर में प्रश्नावली नंबर 1.1 करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का भी प्रयास करेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहना है कि वो आपको कुछ लिख के दिया है, आपको बताना है कि समुच्चय है या फिर नहीं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि समुच्चय क्या होता है। मैं बताया था कि समुच्चय वही होता है जो सुपरिभाषित संग्रह होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसको क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। क्या बताया था मैं, जो सुपरिभाषित हो, सुपरिभाषित हो वह संग्रह, जो सुपरिभाषित संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। ठीक है ना, समुच्चय बोलते हैं। हमें ये सारे जो कलेक्शन हमें दिया गया है, जो संग्रह बनाया है, वो सारे संग्रह को ये देखेंगे कि क्या वो एक सुपरिभाषित संग्रह है, यदि है तो सेट है, यदि नहीं है तो समुच्चय नहीं है। कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन सा है, 1 जनवरी है, फिर जून है और फिर जुलाई है, जो जे से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, तो जो जे से शुरू हो रहा है उसका ही हमें नाम लिखना है। तो किसी भी अगर व्यक्ति से पूछा जाए कि जे से बताओ तो 3 ही बताएगा। तो अगर आंसर एक ही मिल रहा है तो वो सुपरिभाषित संग्रह है। तो ये अगर सुपरिभाषित है मतलब कि यह एक सेट है। ठीक है ना। फिर कह रहा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब 10 प्रतिभाशाली लेखक जो होंगे उनका एक कलेक्शन बनाया जाए। तो अगर मैं कहूं कि मेरे नजर में जयशंकर प्रसाद हैं और आप कहो कि नहीं मेरे नजर में कोई और है। ठीक है, मतलब हर इंसान अगर किसी से भी पूछा जाए तो वो अलग अलग बताएगा। अगर आपके दोस्त कोई बताए तो वो कहेगा कि नहीं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है ना, मतलब अलग अलग सारे लोग एक लेखक का नाम बताएंगे, कहेंगे कि नहीं मेरे को इनका लेखक जो कहानियां है अच्छा नहीं लगता है, मेरे को इनका कहानी अच्छा लगता है। तो ऐसा जो संग्रह है यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, अतः यह एक सेट नहीं है। फिर अगला क्या कह रहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब 11 बल्लेबाज हैं। मेरे नजर में तो रोहित शर्मा जी हैं, आपकी नजर में विराट कोहली है, मेरे नजर में धोनी जी है, तो आपकी नजर में कोई और है। मतलब सारे लोग कुछ अलग अलग नाम देंगे। ठीक है ना, एक कलेक्शन जो बनेगा तो आपकी नजर में कुछ और बनेगा और मेरे नजर में कुछ और बनेगा। तो ऐसे संग्रह को हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं बोलते हैं, इसलिए भी ये क्या है, सेट नहीं है। ठीक है। फिर कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब मेरी कक्षा में जो बालक बैठे हुए हैं टोटल, ठीक है ना, और मैं काउंट करूं कि टोटल कितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो 50 हो, 60 हो, 70 हो, जो भी हो, मैं तो अगर कोई भी व्यक्ति आएगा काउंटिंग करेगा तो उतना ही बताएगा ना जितना कि क्लास में बैठे हुए हैं। तो वैसे कलेक्शंस को क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित है। ठीक है, तो यह भी एक क्या है, सेट है। ठीक है ना, क्योंकि है हमारे क्लास में इतने ही सारे बच्चे हैं और कोई भी और इंसान आके गिनेगा काउंट करेगा तो वो उतना ही बताएगा जितने के सारे बच्चे हैं, ना वो ला सकता है और ना ही लेके जा सकता है। जो है उनसे अगर सिर्फ इतना कहा गया है कि आपको सिर्फ आकर के काउंट करना है कि हमारे क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो 50 बताएगा, 60 बताएगा, जो भी होंगे वो बता देगा। तो अगर मैं गिनूंगा तो भी उतना ही होंगे। ठीक है ना, आप अगर गिनोगे तो भी उतने ही बताएंगे। तो वो सारे कलेक्शन को क्या बोलेंगे, सुपरिभाषित संग्रह बोलेंगे। तो ये सुपरिभाषित है इसलिए क्या है, एक सेट है। फिर कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब 100 से कम जो प्राकृतिक संख्या होगी, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है, काउंटिंग नंबर्स होते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या तो एक से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, इन्फिनाइट तक। तो एक से आप स्टार्ट करोगे कहां तक जाओगे, 2 3 इन्फिनाइट तक। लेकिन हमें कह रहा है कि इन्फिनाइट तक नहीं जाना है, 100 से कम रखना है। मतलब 100 से कम क्या होगा, 99 होगा। ठीक है, तो 100 से 1 से 99 तक जो सारे ये कलेक्शन बना गया है, ये कलेक्शन भी क्या बन रहा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन बन रहा है, मतलब सुपरिभाषित संग्रह बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अभी क्या है, सेट है संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह है तो क्या है, सेट है। ठीक है ना, तो इसको भी समुच्चय बता देंगे। फिर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक प्रेमचंद्र जी जो कहानियां लिखे हैं वो तो है कि हाँ उनके द्वारा लिखे गए कहानी, एक है कि हाँ इतने सारे कहानी लिखे हैं, लगभग उन्होंने 300 प्लस कहानियां लिखे थे।
लगभग उन्होंने 300 प्लस कहानी लिखे हैं। तो है, मान लो मैं 3 ही से कह रहा हूँ, ठीक है ना, 300 प्लस नहीं 300, तो 300 लिखे हैं। तो अगर कोई भी इंसान आके गिनेगा उनकी टोटल कहानियों को तो 300 ही बताएगा, ना उसको बढ़ा सकता है और ना उसको घटा सकता है, क्योंकि उन्होंने ही लिखा है। तो उनके जो संग्रह बनाएंगे, उसका जो कलेक्शन बनाएंगे, वो एक सुपरिभाषित संग्रह होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो हम बता सकते हैं कि ये भी क्या है, सेट है, यानी एक समुच्चय है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। क्या कह रहा है, सभी समपूर्णांक, जो जो समपूर्णांक होंगे, जैसे यहाँ पे प्राकृतिक संख्या था तो मैंने लिखा, तो ऐसे सारे कलेक्शन को क्या बोला, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जो आप समपूर्णांक जो आप लिखोगे, तो मैं लिखूंगा तो एक ही लिखूंगा, आप भी लिखोगे तो वही लिखोगे, मतलब सारे लोग एक ही लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो कलेक्शन बनेगा कैसा बनेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा, ठीक। तो वह क्या होगा, सेट होगा। फिर कह रहा है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब हमारे इस अध्याय में जो भी सारे क्वेश्चंस आएंगे वो तो है कि हाँ इतने ही सारे क्वेश्चंस है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, जो भी है, एक है कि हाँ इतने सारे क्वेश्चंस है। तो किसी से भी अगर काउंटिंग करवा लूं मैं क्वेश्चंस की, तो उतना ही बताएगा, ना बढ़ा सकता है और ना ही घटा सकता है, ठीक है ना। तो वह जो कलेक्शन बनेगा कैसा बनेगा, सुपरिभाषित संग्रह बनेगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगा। इसलिए ये भी क्या है, सेट है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। हाँ, विश्व के अधिक खतरनाक, भाई मैं हाथी से डरता हूं और आप कहोगे कि नहीं मैं हाथी के पीठ पे चढ़ के घूमता हूं, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं डर रहा हूं उससे आप भी डर रहे हो। मैं हाथी पे चढ़ जाऊं, उस पे बैठ जाऊं और आप कहो कि नहीं मैं उससे डरता हूं। मतलब हर इंसान किसी एक जानवर से डर रहा है तो किसी से नहीं डर रहा है, ठीक है। तो ये जो कलेक्शन बनाएंगे, ये कलेक्शन कैसा होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा, ये भी एक सेट नहीं होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमने अपने पिछले के जो भी लेक्चर्स पढ़े हैं उस लेक्चर में एक टॉपिक को छोड़ दिया है, ठीक है ना। उस टॉपिक को पहले पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। टॉपिक ये था कि एक एप्सिलॉन होता है ये, और इसका प्रयोग मैंने नहीं बताया था, ठीक है ना। और इसे हिंदी में यूनानी प्रतीक भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ही हमें प्रयोग करना था, और इसका प्रयोग हम कब करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे दो प्रतीकों का हमें प्रयोग करना है, क्वेश्चन में दिया है, ये करना है इसका और ये करना है इसका, ठीक है। इस प्रतीक का मतलब क्या है और इस प्रतीक का मतलब क्या है। इस प्रतीक को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इस सेट के लिए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू। और इसको हम पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये तब उपयोग करते हैं कि कोई एक सेट है, मैंने एक कलेक्शन बनाया और उस कलेक्शन में बहुत से सारे एलिमेंट है, यानी एक क्या है, अवयव है। और जो भी सेट का नाम रखा हूं, मान लो कि मैंने कोई एक सेट बनाया तो उसमें एक सेट का मैं नाम रखा हूं ए या फिर बी, ठीक है ना। तो मैं पूछूंगा इस सेट के जो मेंबर्स हैं, जो एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट मैं बाहर निकाल लूंगा और कहूंगा कि बताओ ये एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। मैं उसको लिख दूंगा बाहर, और उसमें भी उस जो कलेक्शन में जो लिखा गया है उसमें भी वो एलिमेंट लिखा गया है। तो मैं पूछूंगा कि है या नहीं है। अवयव की उपस्थिति को दर्शाने के लिए इस चीज का उपयोग करते हैं। अगर अवयव उस सेट में है तो उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए इसको प्रयोग करेंगे, और यदि वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, तो उस चीज को प्रयोग करने के लिए मैं यहाँ पे इस साइन का प्रयोग करूंगा। यही टॉपिक आप मेरे से छूट गया था, ठीक है ना। इसको आप ये क्वेश्चंस हो सकता है 1 नंबर में पूछ भी दे, ठीक है ना, पेपर ऊपर में 1 नंबर में पूछ भी देता है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से हम समझेंगे इसका कब उपयोग करते हैं, जब उपस्थिति अवयव का हो, और जब अवयव का उपस्थिति नहीं होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। अब आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देखो लिखा गया है कि ए एक समुच्चय बना के दे दिया है, सेट बना के दे दिया है, और हमसे कह रहा है कि बताओ आप इस दो साइन का प्रयोग करो, एक ये वाले का और एक ये वाले का। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको अगर बोले मतलब कि अवयव उपस्थित है तो प्रयोग करेंगे, और यदि अवयव उपस्थित नहीं है
तो इसका प्रयोग करेंगे। अब ये 5 है और ए है, मतलब ए के जो कलेक्शन बना है उस ए में ये जो 5 अवयव है क्या है या नहीं है। तो देखो इसमें 5 है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इस वाले का करेंगे, बिलोंग्स टू का। ठीक, 8 की बात कर रहे हैं तो 8 इस कलेक्शन में है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया ना। फिर क्या कर रहा है, 0, फिर ऐसे है ए, तो 0 है इसमें नहीं है, तो इसका भी डज नॉट बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 4, 4 इसमें है, जी हाँ है, तो इसमें बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है 2 ए, ये जो ए जो है इसमें 2 है, तो हाँ भैया 2 है, तो इसमें भी बिलोंग्स टू। 10 है नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ना इसका मतलब और इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमें कुछ समुच्चय दिया गया है और इस समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो मैं आपको पिछले लेक्चर में रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका बताया था। ये बताया था कि सबसे पहले जो हम कलेक्शन बनाएंगे उस कलेक्शन को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, मतलब मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। मैं पहला बताया था, ठीक है, पहला टॉपिक ये बताया था कि जो भी आपको कलेक्शन बनाओगे वो कलेक्शन मझले कोष्ठक के अंदर लिखोगे, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर। फिर दूसरा में बताया था कि इसके अवयवों के मध्य में कोमा लगाते हैं। ठीक, फिर मैं बताया था तीसरा कि संख्याओं को दोहराया नहीं जाता, रिपीट नहीं किया जाता है, अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। रोस्टर फॉर्म में लिखने का मैं बताया था तरीका कि सबसे पहले जो एक कलेक्शन बनाऊंगा उस कलेक्शन को आपको किसमें लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मझले कोष्ठक के अंदर में लिखना है। फिर ये ध्यान देना है दूसरे बात कि उसके जो अवयव हैं, जो भी एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट के दो एलिमेंटों के बीच में कामा का साइन होना चाहिए। ठीक, फिर अवयवों को दोहराया नहीं जाएगा, जो उसमें एलिमेंट है उसको 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ये इस फॉर्म में जो भी होगा उसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, तो ऐसे ये सारे जो समुच्चय दिया गया है इन समुच्चय को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और एक हमें शर्त लगाया है एक्स का जो वैल्यू है वो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। एक्स का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है कि -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो हमें वैसे इस शर्त का यहाँ पे क्या करना है, प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो नाम है समुच्चय का वो नाम लिख देंगे ये। ठीक है, मझले कोष्ठक का अंदर लिखना है वो भी बना दिया। फिर एक्स क्या है, -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो -3 से बड़ा कौन होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2, 3, 4, 5 और 6। फिर करली ब्रैकेट बंद, मझले कोष्ठक को क्या कर दिया, बंद कर दिया। 6 तक ही क्यों गया, क्योंकि उसने कहा है कि हमें 7 से छोटा लेना है, 7 के बराबर भी नहीं लेना। अगर यहाँ पे ऐसे साइन होता ना ये बराबर का, तो हम बोलते कि 7 लेना है। यदि यहाँ पे भी ऐसे साइन होता ना तो हम बोलते क्या कि -3 को भी लेना है। लेकिन हमें ये दोनों नहीं लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ कि -3 से बड़ा लेना है और 7 से क्या लेना है, छोटा। तो -3 से बड़ा मैंने ले लिया, फिर क्या क्या लिया, 7 से छोटा भी ले लिया। समझ में आ गया ना। तो देखो आप, ये जो कलेक्शन बनाया इस कलेक्शन को मैं किस ब्रैकेट में लिखा हूँ, करली ब्रैकेट में लिखा हूँ। सारे अवयवों के बीच में क्या है, कमा लगाया हूं। फिर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको मैंने दोहराया है। ठीक है, फिर इसको करते हैं। एक सच दैट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या मैं लिखूंगा। सबसे पहला जो उसका समुच्चय का जो नाम है वो लिख लिया, फिर करली ब्रैकेट को बंद कर लिया। 6 से कम प्राकृतिक संख्या कहां तक, 5 तक। तो कौन सा होगा, 1, 2, 3, फिर 4 और फिर 5। करली ब्रैकेट को बंद कर दिया।
ठीक है ना। ये जो मैं लिख रहा हूं इसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कि एक सच दैट एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। दो अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाएगी? 99 तक जाएगी, 99 तक। तो इनके बीच में ऐसे हमें संख्या लेना है जिनका योगफल क्या हो? 8 हो। तो हमें वैसे कलेक्शन को बनाना है, ठीक है ना। समुच्चय का नाम क्या दिया है? सी, करली ब्रैकेट को बंद, और ऐसे संख्या लेना है जो जिनका योगफल 8 हो। तो 10 से 20 के बीच में कोई है ऐसा? जी हाँ है, 17। 17 के बाद क्या होगा? 26। फिर क्या होगा? 35। फिर 44, 44। फिर क्या होगा? 53, 53। फिर 62, 62। फिर 71 और फिर 80। ठीक है, मैंने किस फॉर्म में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ये तीनों चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? एक सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। एक्स वह एक संख्या है जो अभाज्य संख्या है, लेकिन कौन सी अभाज्य संख्या है? जो 60 की भाजक हो, जो 60 को क्या करे? डिवाइड कर दे, ठीक है ना। तो 60 की अभाज्य संख्या निकाल लो। 2 से कटाओगे 30 बार में, फिर 2 से कटाओगे 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको, अभाज्य संख्याओं को। क्या नियम दिया है इसका? डी, करली ब्रैकेट के बंद। फिर क्या होगा? 2, 2, 3, 5। ठीक है, तो इसमें ध्यान ये देना है कि हमने कहा कि सबसे पहले इसको मंझले कोष्ठक के अंदर लिखोगे, लिखा गया है। सारे संख्याओं के बीच जो मध्य है उनके बीच में कामा लगाओगे, लगा है। फिर किसी भी संख्या का दोहराना नहीं है, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे 2 कितने बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 2 बार नहीं लिखा जाएगा बल्कि एक ही बार लिखा जाता है। 1, 2 क्या कर देंगे? यहां से हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो कलेक्शन बना इसको बोलेंगे क्या? रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना। फिर कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है, और इसका क्या करना है? हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो मैं सबसे पहले बताया कि इसको आप किस ब्रैकेट में लिखोगे? करली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर लिखोगे। सारे अवयवों के बीच में कामा लगाओगे और रिपीट भी नहीं करोगे। इन तीनों बात को ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहला है टी, हमने टी लिखा, फिर कामा लगा दिया। फिर क्या है? आर, हमने आर लिखा, फिर कामा लगा दिया। फिर क्या लिखा? आई, आई को भी लिख दिया। फिर क्या है? जी, जी को भी लिख दिया। फिर क्या है? ओ को भी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है? एन है, एन को भी लिख दिया। अब फिर से ओ आ गया, लेकिन हम लोगों ने ओ को यहाँ पे लिखा है इसलिए ओ को फिर दोहराएंगे तो नहीं, ओ को नहीं लिखेंगे। फिर क्या है? एम, फिर मैंने एम को लिख दिया। फिर क्या है? ई, ई है कहीं? नहीं है, ई को भी लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है? टी, जो टी पहले से लिखा गया है तो टी को नहीं लिखेंगे। आर, वो भी लिखा गया है पहले से तो उसको भी नहीं लिखेंगे। लेकिन वाई है? नहीं है, वाई को मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया? सारे अवयवों को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, उनके बीच में कामा लगाया, और ये ध्यान में रखते हुए चला कि इसमें कोई भी एक ऐसा अवयव नहीं हो जिसको दोहराया जाए। मैंने ऐसे इस तीनों चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कह रहा है बीटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है ना। बीटर शब्द को मैंने यहाँ पे इसका जो नाम दिया है वो दिया एफ, ठीक है ना। करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, बी है, बी लिखा। फिर ई है, ई लिखा। डबल टी है, एक टी लिखेंगे, दोहराएंगे नहीं। फिर ई को वो भी लिखा गया है, फिर क्या होगा? आर होगा, ठीक है। इस फॉर्म को ऐसे लिखने का जो कायदा कानून है इसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? जिसको इन तीनों चीज को जो फॉलो करता हो। एक, कि इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखो। दूसरा, उनके अवयवों के मध्य में कमा लगाओ। तीसरा, अवयवों को दोहराया नहीं जाता, अवयवों को दोहराया नहीं जाता, रिपीट नहीं किया जाता, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सॉरी, माइक स्टार्ट नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय को वो हमें कुछ समुच्चय बना के दिया है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में क्या करना है? व्यक्त करना है, ठीक है। चलो, तो हम व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं
कि समुच्चय निर्माण रूप जो होता है, मैं बताया था कि उसका एक ही लिखने का कायदा कानून है। वो क्या है? ऐसे x इजिकल टू करली ब्रैकेट के अंदर x सच दैट पी एक्स। इसका मतलब क्या है? ठीक है, एक सच दैट, इसको जो डबल डॉट दिया है इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है ना। और इसको हिंदी में बोलेंगे तो इस प्रकार है कि, तो x इस प्रकार है जो px को संतुष्ट कर रहा है। लिखने का कायदा क्या है कि x ऐसा है, और लिखेंगे कैसे? जो x है उसका गुणधर्म ही क्या है? px है। x का जो गुणधर्म है वो क्या है? px। जो गुण को फॉलो कर रहा है वो क्या होगा? px होगा, ठीक है ना। x को px क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे इस फॉर्म में जो लिखा होगा उसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। हिंदी में बोले तो समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, तो इस ऐसे फॉर्म में इन सारे समुच्चय को क्या करेंगे? हम लिखेंगे, अभी फटाफट लिखेंगे, ठीक है ना। ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? देखो 3 6 9 12, ठीक है, ये हमें समुच्चय दिया और हमें किसमें लिखना है? समुच्चय निर्माण रूप। आप एक छोटी से बस ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, छोटा सा एक, मतलब थोड़ा आप ध्यान दोगे ना एकदम, मतलब इसके अंदर क्या ऐसा राज छुपा हुआ है जो थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है, एकदम आसान है। बस थोड़ा सा आप ध्यान दो, एकदम अच्छे तरीके से समझ जाओगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। मैंने आपसे कहा कि पहले काम करना है, सॉरी यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट को बंद नहीं किया हूं, ठीक है ना। पहला जो काम करना है वो करना है, एक सच डट लिखना है, वो तो मैं लिख लूंगा। फिर px लिखना है। px को मैं बताया कि x का जो गुण धर्म है, जो वो गुण को, जिस गुण को फॉलो कर रहा है उस गुण को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कौन से गुण है? 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। अलग से मैं इधर लिख लेता हूं, 3 6 9 12। ये देख रहे हो आप, 3 गुण 1, 3 गुण 2, 3 गुण 3, 3 गुण 4। आप देख रहे हो कि क्या है? यह एक 3 के टेबल के रूप में लिखा जा रहा है। और आप ये भी देख रहे हो इस साइड में पूरा 3 है और इस साइड में एक नेचुरल नंबर आ रहा है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या रहा है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या आ रही है। तो मैं इसके गुण धर्मों को लिखने का आपको तरीका सिखा रहा हूं, ठीक है ना। और उस तरीके को क्या बोलेंगे? समुच्चय निर्माण रूप, ऐसे जो लिखा जाएगा। तो मैं क्या बताया, सबसे पहला काम है एक सच डेट हो गया, ठीक है। फिर यहां पे जो x है वो क्या है? तो x क्या है? 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ा है, तो हम लिखेंगे x 3 का पहाड़ा है, टेबल है, 3 का टेबल है, ठीक है। 3 का क्या है? टेबल है। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर इसको इस चीज को चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा कठिन लगेगा, लंबा चौड़ा जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे एक्स सच डेट, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हो कि 3 है, तो मैं लिख सकता हूं 3 गुणे एन। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो एन होगा वो नेचुरल नंबर में बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एन क्या है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन हमें कहां तक, अंतिम कहां तक लेके गया है? 4 तक ही लेके गया है, ठीक है ना। मैं कैसे लिख रहा हूं आप देखो, मैं लिख सकता हूं 3n, ठीक है, जहां n इजिकल टू, एन का जो एन है वो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। क्या है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है ना। एन के कुछ अवयव हैं, लेकिन कहां से कहां तक है? 4 तक है। कहां तक है? 4 तक, ठीक है। 1 से कहां तक? 4 तक है। तो मैं लिख सकता हूं कि जो एन है वो 4 तक है, ऐसे में लिख दिया। पहला इससे गुणधर्म ये था कि ये 3 का टेबल था और किस रूप में आ रहा था? 3 गुण 1, 3 गुण 2, 3 गुण 3, 3 गुण 4। तो मैंने क्या किया, इस चीज को, इस पार्ट को आप देख रहे हो कॉमन है, सारे में 3 आ रहा है, मैं इसमें लिख दिया। ये आप देख रहे हो कॉमन पार्ट को मैंने यहाँ पे लिखा 3। फिर क्या देख रहे हो आगे? 1 2 3 4 आ रहा है, बस 1 2 3 4 को क्या लिखा कि भाई एक नेचुरल नंबर की तरह आ रहा है, तो मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। हाँ, इन क्या है? तो इनका ही एलिमेंट है, ठीक है ना, नेचुरल प्राकृतिक संख्या का है। जहां मैं लिख दिया हूं क्या कि भाई इन क्या है, मैं लिख दिया यहाँ पे। फिर कह रहा है वो कि शर्त ये है कि आप इन को कहां तक ले जा सकते हो, लिमिट क्या है उसका, अंतिम क्या है, ठीक है ना। तो मैं बताया यहाँ पे लिखा हूं एन, फिर क्या लिखा हूं कि 1 से बड़ा है और 1 के बराबर भी है।
एक से बड़ा है और एक की क्या है, बराबर है, लेकिन 4 से छोटा है और 4 के क्या है, बराबर है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है ना। किताब के आंसर आप ना देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ अलग लिख रहे हो, कुछ इसी चीज को अलग तरीके से समझा रहे हो, अलग तरीके से लिख दे रहे हो, और वो कुछ आपको अलग तरीके से लिख के अलग तरीके से समझा के बताएगा। ठीक है ना। तो किताब पे ध्यान नहीं देना, ये फॉर्म में जो लिखा हूं वो एकदम क्या है, सही है। ठीक है ना। फिर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर भी मैं देख ले रहा हूं। ठीक है, चलो आंसर भी वो यही दिया है। ठीक है ना। आंसर भी क्या दिया है, यही दिया है। ठीक है, कि जो एक्स है वो क्या है, 3 है, 3n है। ठीक है, जहां n क्या है, ये है, और ऐसे यहाँ पे लिखा है। मतलब आंसर भले सेम मिल गया हो, लेकिन कभी मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपको ध्यान नहीं देना, बस ये ध्यान देना है कि क्या मैं जो लिखा हूं वो सही तो है, उसके सारे गुणधर्म तो है, उस गुण को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हुए लिख के आना है। ठीक है ना। चलो, मतलब ये हमारा क्वेश्चन भले मिल गया जो भी है, लेकिन सही है। चलो अपने 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, तो ये x का क्या है, x के वैल्यू है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं नहीं लिखा। x इज इक्वल टू 3n, x का जो वैल्यू है वो 3n है। चलो अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 4 6 8 16 और 32। ठीक है ना। और इस चीज को मैं कैसे लिखाऊंगा, इस फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ा सा। चलो क्या लिखा है, 2 4 8 16 32। चलो हमें बनाना है, और इसी तरीके से आसान तरीके से एकदम समझ लेंगे। ठीक है ना। फिर से एक बार इसको दोहराएंगे, आपको समझा देंगे फिर से, ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी है वो कैसे है, 2 के पावर में है। कैसे, देखो बता रहा हूं। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 के पावर 2 मतलब 4, 2 के पावर 3 मतलब क्या हुआ, 8, फिर 2 के पावर 4। ठीक, फिर क्या है, 2 के पावर 5। अगर 2 का एक बार करेंगे गुणा तो 2 आएगा, 2 का 2 बार करेंगे तो 4 आएगा, 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 2 का 4 बार करेंगे तो 16 आएगा, 2 का 5 बार करेंगे तो 32 आएगा। आएगा ना। इस फॉर्म में हमको ये लिखा है, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, हमें कुछ ऐसे तरीका लिखना है जो उसके गुण में गुण को फॉलो करे। ठीक है, वो जो गुण है उस गुण को हम लोगों ने लिखा है। तो मैंने इस चीज को एक ऐसे फॉर्म में चेंज किया, जो कि ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो सेम बात है, लेकिन इसके जो गुण है मैंने उस चीज को लिखा है, क्या ऐसा चीज है जो ये फॉलो कर रहा है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब दिखाई दे रहा है कि ये जो आपको दो दो कॉमन पार्ट दिखाई दे रहा है, कॉमन जो है वो सिर्फ 2 है, मैं 2 लिखा। इसके पावर में 1 2 3 4 आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है, तो मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, n लिख सकता हूँ। x का जो वैल्यू है वो 2 की पावर क्या है, n, लेकिन यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर के 5 तक है, 1 से लेकर के क्या है, 5 तक। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको लिख सकता हूं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, 2 के पावर n, सॉरी 2 के पावर क्या होगा, n होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, n क्या है, मैं लिखूंगा कि जहां n इज इक्वल टू n, एलिमेंट किसका एलिमेंट है, n का है। ठीक है ना। इन क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वो हमसे लिमिट क्या लगाया है, वो क्या बताया हमसे, अंतिम क्या एक शर्त क्या लगाया हमसे, वो कि आपका जो n का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर कहां तक होगा, 5 तक। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्या, n जो होगा 5 तक, तो 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है क्या, n, और कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, 5 के बराबर भी है। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक, मैं क्या लिखा हूं, एक सच दैट, ऐसे है। फिर जो px का मतलब क्या हुआ, कि जो x का जो गुणधर्म है उस चीज को आप लिखे हो, तो उसका गुणधर्म मैंने क्या लिखा, x किसके बराबर है, 2 के पावर n के बराबर है। ठीक है, लेकिन n क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मैंने नेचुरल नंबर लिखा। फिर ये हमसे बताया, एक शर्त लगाया है कि भाई n का जो वैल्यू होगा वो 1 से कहां तक होगा, 5 तक होगा। तो मैंने क्या लिखा, 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ, और ये जो आपको
लाइन दिखाई दे रहा है, बराबर का साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 के बराबर भी है, कौन, n, और फिर 5 के छोटा भी है और 5 के बराबर भी है, ठीक है ना। और हमें लेना कहां तक है, 1 से 5 की, 1 से 5 तक ही लेना है, ठीक है ना। चलो इस चीज को अब लिखते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं, पहले क्या लिखा है, 5, 25, 125 और 625, ठीक है। देखेंगे कि ये कौन से गुण को फॉलो कर रहा है, ठीक। आप देख रहे हो कि ये भी स्क्वायर जैसे ये लिखा गया है, सेम इसी चीज को फॉलो कर रहा है। क्या लिखा है वो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, सेम इसी फॉर्म में लिखना है, सेम। बस यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे क्या कर देना है, 5 कर देना है। जो यहाँ तक 1 से लेकर के जो 5 तक था, वो यहाँ पे 1 से लेकर क्या है, 5 तक, 4 तक है। सेम इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। आप लोग लिख भी लोगे, ठीक है ना। तो मेरे करने से पहले आप लोग कर लो जल्दी फटाफट, ठीक है। मैं तब तक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। मैं तब तक क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और आप लोग हमारे करने से पहले आप खुद कर लो इस चीज को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं बिना बोले अच्छे तरीके से फटाफट लिख रहा हूँ, ठीक है। कर लिए आप लोग, मैं भी कर लिया। कैसे, एक सच डेट एक्स इजकल टू 5 की पावर n के रूप में था, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, ठीक है ना। ऐसे वो लिखा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि n क्या है, जहां मैं दर्शा भी दिया, दिखा भी दिया कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। और कहाँ तक नेचुरल नंबर है, वो हमें जो शर्त लगाया है वो है 1 से क्या है, बड़ा है और 1 के बराबर है, 4 के छोटा है और 4 के बराबर है, ठीक है ना। ऐसे मैं लिख दिया, ठीक है। और इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया। चलो अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐसे, 2 4 6, आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये एक 2 का टेबल है। आप लिख सकते हो ऐसे, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, 2 4 6, आगे तो आप दिखाई दे रहा है 8 होगा, ठीक है ना। वो हमें डॉट डॉट लगा दिया है। इसको मैं लिख सकता हूं 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, ये कॉमन पार्ट 2 दिखाई दिया, ये आपको नेचुरल नंबर दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख सकता हूं फटाफट, एक्स सच डेट एक्स इजिकल टू 2n, जहां n इजिकल टू, सॉरी n किसका एलिमेंट है, n का है, नेचुरल नंबर का। और ये n का कोई लिमिट नहीं है, यहीं पे बंद कर देंगे, क्योंकि वो डादत लगाया है, तो हम लोगों ने भी क्या कर दिया, n का यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जहां n इक्वल टू क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट, ठीक है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक। आप लिख सकते हो कि n ये है, ठीक है। चलो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है 1 4 9 कहां तक, 10 तक। अब ये कौन से गुण को फॉलो कर रहा है, इसके गुणधर्म को लिखना है, तो हमें यही चीज ध्यान देना है, कौन से गुण को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस चीज पे आते हैं, क्या लिखा है, 1 लिखा है, 4 लिखा है, 9 लिखा है, और कहां तक आया, यहाँ पे 100 तक आया है। अब ये वही क्या है, ये है नेचुरल नंबर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 10 का स्क्वायर। हमें ये चीज कॉमन मिल रहा है, 2 2, ठीक है। और ये चीज क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, लेकिन कहां तक, 1 से लेकर 10 तक ही मिल रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एक्स सच दैट एक्स इजिकल टू, ये नेचुरल नंबर हो गया, मतलब n हो गया, और इसका क्या है, वो स्क्वायर है। मैं लिख सकता हूं जहां n क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है। और कहां तक है वो, 1 से लेकर 10 तक है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे 10, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलो सही है, सही है। n का स्क्वायर लिख दिया, n क्या है भाई, तो एक नेचुरल नंबर का क्या है, सारे अवयव हैं। फिर
इनका वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक है। यहाँ पे मैं साइन 1 छोड़ दिया हूं बराबर का, ठीक है ना। इसको मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा बड़ा से अच्छे तरीके से। 1 से बड़ा भी है और 1 के बराबर भी है इनका जो वैल्यू है, और वो 10 से क्या है छोटा भी है और 10 के बराबर भी है, ऐसे समझ में आ गया ना। तो आपको ये कहा था क्वेश्चन कि जो समुच्चय यहाँ पे मैंने दिया है उस समुच्चय को आप समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, जो सेट है उस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया हूं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। मैं आपको बताया हूं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का कायदा क्या है, एक्स सच दैट पी एक्स को संतुष्ट करे, एक्स जो है पी एक्स को संतुष्ट करे, एक्स की जो गुणधर्म है वही पी एक्स। तो भाई उसके गुण को लिख रहा हूं तो फॉलो तो करेगा ही। एक मैं हूं और मेरे जो अंदर गुण छुपा हुआ है उसको एक साइड लिख दो, तो मैं जो कुछ भी हूं उसको फॉलो करूंगा ही, उसी को ना फॉलो कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इसका जो गुणधर्म है उस चीज को मैं लिख दिया, इसको संतुष्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन भी किया हूं बस इस चीज को उसी फॉर्म में लिखा हूं जो उसकी गुण को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो था 3l लिखा हूं तो भाई देख रहे हो ना कि यहाँ पे जो था वो क्या कर रहा है, 3 के टेबल के रूप में है, 3 into 1 3 into 2 ऐसे में लिखा, और कहां तक था 4 तक। इसी तरीके से मैंने क्या किया इन सारे क्वेश्चंस को किया, ठीक है। तब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आज पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मैं आपसे बताया था कि सूची विधि करने का मतलब ये है कि उससे रोस्टर रूप में लिखो, क्योंकि मैं पिछले लेक्चर में बताया था कि जो तालिका विधि, रोस्टर विधि और सूची विधि ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। तो सूची विधि करने का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, रोस्टर रूप के अंदर लिख देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, और रोस्टर रूप लिखने का तरीका क्या है, अभी मैं आपको बताया तुरंत थोड़े कुछ मिनट पहले कि सबसे पहला काम है क्या, उसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखो, उसको रिपीट ना करो, जो एलिमेंट दिया गया उसका रिपीट ना करो, जो अवयव है, और उसकी अवयवों के मध्य में क्या लगाओ, कामा लगाओ, ये मैं आपको बताया था। इन 3 बात को ध्यान देते हुए हम लोग इसको करेंगे। पहला कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक्स क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। मैं जो समुच्चय का जो नाम दिया है उसको नाम को लिख लेता हूं। फिर क्या कह रहा है, एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन सम को हटा दो, विषम को जो बचा है उसको रहने दो। तो क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहां तक, इन्फिनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्या है। इसमें से सम वाले को क्या कर देना है, हटा देना है, जो बचा है वो विषम संख्या को क्या करना है, लिखना है। तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9 इन्फिनाइट तक, ठीक है। फिर क्या करा अगला क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि हमें एक शर्त लगाया है कि वो जो वैल्यू है वो -1 से बड़ा है और 9/2 से, सॉरी -1/2 से बड़ा है और 9/2 से क्या है, छोटा है। तो इसको देख के घबराना नहीं है, ये कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। इस चीज को ये जो दिया है इसको हम डेसिमल में बदल देंगे, ठीक है ना। एक मतलब छोटे से डेसिमल में बदलने से ये होगा कि हमें जो संख्या जो लिखने का जो लिखना है वो इजी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 -0.5, क्योंकि वो माइनस है। 9/2 को मैं लिख सकता हूं 4.5, भाग लगाओगे ना 9 में 2 से तो 4.5 आएगा। तो हमें क्या लिखना है, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा, -0.5 से बड़ा और 4.5 से क्या लिखना है, छोटा लिखना है। चलो, तो इससे बड़ा क्या होगा 0, इसका पहले नाम लिख देते हैं b, करली ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3, फिर 4। अब 4.5 दिया है तो 4 जो होगा वो तो 4.5 तो बड़ा ना है 4 से, तो उससे मैं छोटा कहां तक ले गया 4 तक, इससे मैं बड़ा चाहिए तो क्या होगा 0 1 2 3 4, ठीक है ना। और इसको मैं क्या बोलेंगे, सूचीबद्ध कर दिया, मतलब रोस्टर रूप में लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन एक शर्त है, एक्स स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू यानी जो मान है वो 4 के बराबर होगा या फिर
4 से छोटा होगा, लेकिन 4 के बड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या कह रहा है कि x क्या है, पूर्णांक है, और आपको पूर्णांक संख्या क्या होती है, 0 +-1 +-2 +-3 कहां तक, इंफिनिट तक। +-1 का मतलब क्या है कि +1 भी है और -1 भी है। ठीक है, चलो करते हैं थोड़ा सा इस चीज को, हम पहले समझते हैं फिर इसको लिखेंगे, ठीक है ना। हमको तो ये अगर कर देंगे ना, तो इस जो इसको अगर सोल्यूशन इसका करेंगे ना, तो जो वैल्यू आते चले जाएंगे ना, उस चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, कैसे लिख रहा हूं देखो, यहाँ पे +-1 है, और हमें ऐसे वैल्यू रखना है जो 4 से क्या हो, छोटा हो, और या फिर 4 के बराबर हो। तो पहले हम क्या रखेंगे, 0। ठीक है भाई, अगर 0 रख रहे हैं तो 0 से पहले निगेटिव आता है ना, 0 से क्या आएगा, पहले निगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, इसके पहले माइनस वाले। तो अगर यहाँ पे 0 रखूंगा तो क्या होगा, 0 रखूंगा तो क्या होगा, आपको हो जाएगा ये 0। ठीक है, फिर क्या रखूंगा, 1, तो क्या होगा, 1 होगा। फिर रखूंगा 2, तो क्या होगा, 4। लेकिन 3 नहीं रखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर 3 रखूंगा अगर उसका स्क्वायर करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 9, और 9 लेना नहीं है क्योंकि हमें 4 से छोटा लेना है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके माइनस वाले जो है वो क्या हो जाएंगे। अगर हम -1 रखेंगे यहाँ पे क्या रखेंगे, -1, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 4, -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 9, और हमें 9 तो लेना नहीं है, हमें तो 9 से छोटा लेना है। तो क्या मिल रहा है, एक -1 -2 0 1 2। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, ऐसे, x, सॉरी, इसका नाम है c। अब क्या दिया है भाई, आपको -2 लिखना है, फिर -1, फिर 0 1 2 लिख दिया। दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये 0 है, 0 में लिखा हूं, -1 है, -1 भी लिखा है, -2 है वो भी लिखा है, 1 है, 2 है वो भी लिखा है। ठीक है, और इनका जो वैल्यू निकाला हूं वो इस शर्त को पूरा करते हुए निकाला हूं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, सूची विधि मैंने कर दिया, यानी रोस्टर रूप में लिख दिया। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सच डेट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। ठीक है ना, चलो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका क्या है कि भाई संख्या को दोहराएंगे नहीं, और संख्या के बीच में जो दो अवयवों के बीच में है जो अवयव है उसको दोहराएंगे नहीं, अवयव को जो कलेक्शन बनाएंगे उसको मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, और उसके अवयवों के बीच में क्या लगाएंगे, कामा लगाएंगे। ठीक है ना, तो इसको बनाएंगे तो क्या है, ये डी है, चलो एल ओ वाई ए, ए एल, एल नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एल हम पहले से लिख दिए हैं, और यदि लिखेंगे तो रिपीट हो जाएगा, और रिपीट हमें करना नहीं है। ठीक है ना, फिर क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक सच दैट एक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन से कम होते हैं। एक से एक ऐसा महीनों का दिन है जो 31 दिन के होते हैं और 30 दिन के होते हैं। ठीक है ना, और जो फरवरी होता है वो तो 28 दिन का होता है। तो हमें वो लेना है जो 31 दिन से छोटा हो। तो ऐसे आपको ये जो मुट्ठी बांधा हूं ना ऐसे, तो इसको आप लोगों ने गिना होगा कि ये जो ऊपर का जो हड्डी है ये बताता है कि 31 दिन का है, और ये बताता है 31 दिन से छोटा है। तो क्या होगा, जनवरी, जनवरी क्या है, 31 दिन का है, मतलब हमको जनवरी नहीं लेना, हमें वैसे दिन लेने हैं जो 31 दिन से क्या हो, छोटा हो। तो जनवरी नहीं होगा, फरवरी होगा, तो मैं लिखूंगा फरवरी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है ना, ई, फरवरी। फिर क्या होगा फरवरी के बाद, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च नहीं होगा, फिर होगा अप्रैल, फिर मैं लिखूंगा अप्रैल। फिर अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, मई, मई नहीं होगा, जून होगा, यहां पे होगा जून। ठीक है, जून के बाद क्या होगा, जनवरी फरवरी,
मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई नहीं होगा और अगस्त भी नहीं होगा। जून, जुलाई, अगस्त, फिर अगस्त के बाद क्या होगा? सितंबर। सितंबर के बाद अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर हो गया, फिर अक्टूबर नहीं होगा, फिर क्या होगा? नवंबर होगा। ठीक है ना, नवंबर। ऐसे आप हाथ पे देख के लिख सकते हो। ठीक है, मैंने ये वैसे दिन लिखा हूं, वैसे महीनों का एक संग्रह है जो कि 31 दिन से कम दिन आते हैं इसमें। ठीक है ना। और मैं आपको बताया कैसे चेक करने का तरीका क्या है। ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रहा है ऊपर का, इसको बोलेंगे कि 31 दिन वाला है। और इसके जो नीचे है, ये जो मांस दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे जो नीचे में है, इसको बोलेंगे क्या है कि ये 31 दिन से क्या है? छोटा है। ठीक है ना। 31 दिन से कम को ये दिखाता है और ये किसको दिखाता है? 31 दिन को दिखाता है। ठीक है ना। इस तरीके से मैंने करके क्या किया, ऐसे कलेक्शन को मैंने बना दिया। ठीक है। चलो, फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का व्यंजन है जो के से क्या है? पहले आता है। तो जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स है टोटल, तो उसमें जो है वॉवेल्स को छोड़ करके हमें व्यंजन को लेना है। स्वरों को छोड़कर किसको लेना है? व्यंजन को लेना है। ठीक है। चलो लिखते हैं एफ। चलो, मझले कोष्ठक के अंदर ए लेना है, नहीं लेना है। बी, बी लिख सकते हैं। ए बी सी डी, ई नहीं लेंगे तो ए बी सी डी ई, एफ जी एच आई जे, के तक ही लेना है। के से पहले लेना है, के तक नहीं लेना है, के से पहले। तो मैंने के से पहले क्या लिख दिया? सारे एबीसीडी लिख दिए, व्यंजन लिखा। लेकिन इसके अंदर जो स्वर थे उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि उसने सिर्फ कहा है कि आप किसको लिखो? व्यंजन को ही लिखो, स्वरों को ना लिखो। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन कि समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करिए। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखिए। और ये किस रूप में लिखा गया है? सारे क्वेश्चंस को ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो मैंने क्या किया, तीन बातों को फॉलो करता हूं रोस्टर रूप के अंदर में। क्या फॉलो करता है वो कि सबसे पहला काम कि सारे जो कलेक्शन बनाया जा रहा है उस कलेक्शन को आप किसमें लिखोगे? करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, मझले कोष्ठक में। फिर दूसरा क्या कहता है कि उसके जो अवयव है उसके मध्य में क्या लगाओ? कामा लगाओगे। फिर तीसरा क्या कर रहा है कि उसको दोहराया नहीं जाएगा, जो उसके बीच के जो अवयव है, जो कलेक्शन के जो अवयव है, उस अवयवों को दोहराएंगे नहीं। और इन तीनों बातों को मैंने ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस को किया है। अगर आप लोग कहीं भी इसमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना। तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।